हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, जो एसईसी पेपर 3 है। इसको देखना है। यूजी थर्ड सेमेस्टर के कोई भी बच्चे हैं ना, अगर इसको पढ़ रहे होंगे तो इसको अगर देख लीजिएगा तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, वो कंप्लीट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप इतना करके जाइएगा तो यकीन मानिए बहुत चीजें आपको पता होंगी, और उतना ही चीजों को अगर कर लेंगे आप ना, तो आपको ये आश्वस्त हो जाना है कि 50% क्वेश्चन से ज्यादा तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चीजों को जैसे समझाएंगे वैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें हम समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चीजों को। एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, उसको समझिए। तो पहला है, निम्न में से कौन व्यावसायिक संचार का रूप नहीं है? यानी जो आपको पढ़ाए थे कम्युनिकेशन में, आपको बताए थे बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके कौन से पार्ट नहीं होते हैं। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आती है, ये अगर बातें आपको पता हो तो ये चीजें आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या चीजें उसमें नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए, ईमेल ये बिल्कुल बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? एक बिजनेस वाला कोई मतलब एक तरह से कहीं समूह है या एक कंपनी है, उसमें जो बातचीत होती है, एक व्यक्ति मान लीजिए ए है, दूसरा बी है, इसके माध्यम से जो बातचीत आपस में होती है, इसी को तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें ईमेल भी आएगा, मेमो भी आएगा, सोशल मीडिया पोस्ट भी आएगा। आएगा क्या नहीं? तो व्यक्तिगत डायरी, प्रविष्टियां। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर होगा। ये पूछ रहा था नहीं है, अगर पूछता है तो ये तीनों में से सब हो जाता, लेकिन अगर नहीं है पूछा तो व्यक्तिगत डायरी या प्रविष्टियां, व्यक्तिगत जो चीजें होती है, पर्सनल होता है। आप देखिए, पर्सनल कोई भी चीज आपका होगा तो वो उसको आप क्या सार्वजनिक करते हैं, सभी के सामने रखते हैं? नहीं रखते हैं। तो बिजनेस में भी वही चीजें हैं जो व्यक्तिगत चीजें हैं। मान लीजिए आपके घर का क्या दिक्कत है, आपके भाई का क्या दिक्कत है, इसको आप कहीं पे नहीं रखिएगा। आपको जब बिजनेस में आप जाइएगा तो बिजनेस की बातें करनी होगी। ठीक है, तो इसमें यही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए और सही उत्तर दीजिए। अंतर सांस्कृतिक संचार से क्या तात्पर्य है? यानी कि क्रॉस कल्चरल जो कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या होता है, ये बताइए खाली। तो देखिए, एक ही संस्कृति के व्यक्ति के बीच संचार, तो इसको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन क्या है जानते हैं? एक नहीं, दो संस्कृति के बीच का जो संचार होता है उसको क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी कि अंतर सांस्कृतिक संचार बोलते हैं। बट एक ही संस्कृति में जब बातचीत हो या संचार हो तो उसको क्रॉस कल्चरल संस्कृति नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, उसको सांस्कृतिक संचार बोलते हैं। ठीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के बीच जो संचार होती है उसी को अंतर सांस्कृतिक संचार। अंतर का मतलब था नहीं, ए संस्कृति कोई है, बी संस्कृति है, ये दोनों ही संस्कृति वाले जब आपस में बातचीत करेंगे, इसी को अंतर सांस्कृतिक संचार बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जिसमें दो संस्कृति के लोग आपस में बातचीत करते हैं उसी को अंतर सांस्कृतिक संचार बोलते हैं। ठीक है, अगला है, संचार में रूढ़िवादिता का अर्थ क्या है? रूढ़िवादिता का मतलब समझिए स्टेरियोटाइपिस्ट। तो इस स्टीरियोटाइप्स क्या होता है ये पहले समझ जाइए। तो इसका मतलब होता है, रूढ़िवादिता का मतलब होता है कि कोई भी चीजें जो पुराने समय से चली आ रही है उसी को मानते हैं आप, तो ये रूढ़िवादिता है। जैसे कि मान लीजिए, पहले ये होता था कि महिलाओं को घर से निकलकर या लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, ना ही उसको पढ़ने दिया जाता था। लेकिन आज के समय में वो चीजें बदल गई है। महिलाएं घर से निकल रही है, पढ़ रही है, अपना काम कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र में जा रही है। तो ये जो रूढ़िवादिता पहले से चली आ रही थी वो अब समाप्त हो गई। तो यही है कि रूढ़िवादिता का मतलब है कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था को नकार कर एक नई व्यवस्था को अपनाना ही अच्छी चीजें है। रूढ़िवादिता का मतलब पहले से चली आ रही बातों को ही मान के अगर चल रहे हैं तो वो रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो रूढ़िवादिता का मतलब क्या होगा? एक समूह के बारे में अति सरलीकृत सामान्यीकृत धारणा बनाना ही रूढ़िवादिता है। ठीक है, यानी एक समूह है, एक जो जाति के लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में आप कुछ भी सोच ले, अपने मन में कुछ भी उसके बारे में धारणा बना ले, तो यही रूढ़िवादिता है। बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी आप सोच लेते हैं ना, तो वही है रूढ़िवादिता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति बहुत बुरा है, तो ये जो आपके दिमाग में जो कंसेप्ट चल रहा है यही है रूढ़िवादिता। ठीक है, तो यही चीज इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। व्यवसायिक संचार को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यानी व्यवसायिक संचार को किस तरह से आप परिभाषित या डिफाइन कीजिएगा? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के भीतर और बाहर
सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या फिर कर्मचारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत, या कार्यस्थल पर व्यक्तिगत राय साझा करना, या ग्राहकों को उत्पादन का विपणन करना। तो सही उत्तर इसका होगा कि देखिए व्यवसायिक संचार जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के भीतर और बाहर जो सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यही तो है व्यवसायिक संचार। देखिए संचार का मतलब होता है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं, वही तो संचार कम्युनिकेशन है। अब देखिए व्यवसायिक संचार में क्या होगा, कोई भी व्यवसाय है उसके अंदर जो सूचना है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स के बीच में, उसके एम्प्लॉय के बीच में, इसी को बोलते हैं व्यवसायिक संचार। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी प्रभावी व्यवसायिक लेखन की विशेषता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो कौन ऐसी विशेषता है जो प्रभावी लेखन की विशेषता नहीं है व्यवसायिक संचार की। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब आपको पढ़ा रहे थे और मिस इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो वहां पे बताए थे कि प्रभावी लेखन वो होता है जो संक्षिप्त होता है, जो स्पष्ट होता है, जो सटीक होता है, वो प्रभावी लेखन है। बाकी जो चीजें हैं जिसमें शब्द जाल का प्रयोग करना, स्पष्ट नहीं होना, तो वो चीजें हो जाएगी और एक तरह से बोलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो नहीं होगी। ठीक है, तो मिस कम्युनिकेशन वो कहलाएगा, जिसको अप्रभावी संचार बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभावी संचार मतलब हो गया जो कि एकदम स्पष्ट हो, साफ सुथरा हो, संक्षिप्त हो, सटीक हो। ठीक है, और देखिए शब्द जाल जो है ये कैसा संचार का है, तो ये प्रभावी संचार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल, नृजातीयता की जो प्रवृत्ति है वो क्या है। नृजातीयता का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। नृजातीयता का मतलब होता है कि एक जब आप समुदाय के बारे में जब पढ़ते हैं या उसकी संस्कृति के बारे में जब आप नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं, तो वही होता है नृजातीयता। जैसे मान लीजिए आप किसी संस्कृति के लोग हैं, जैसे हम लोग हिंदू संस्कृति के हैं, कोई मुस्लिम संस्कृति के हैं, अगर हम ईसाई संस्कृति के लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी एक व्यवस्था है, सबकी अपनी एक संस्कृति है, सबकी अपनी रीति रिवाज है, सबके अपने नियम कानून है, उसके हिसाब से सब संस्कृति के लोग चलते हैं। अगर आप ही मान लीजिए हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू संस्कृति के लोग हैं, दूसरे संस्कृति के लोगों से जब आप अट्रैक्ट करिए या फिर उससे मिलिए, घुलिए मिलिए, जब उसके बारे में आप समझने का प्रयास करते हैं दूसरी संस्कृति के बारे में, तो इसी को बोलते हैं नृजातीयता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना या अपने स्वयं के सांस्कृतिक मानकों के आधार पर अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करना ही नृजातीयता है। यही सही होगा। वैश्विक संचार को बढ़ावा देना, ये तो संचार का पाठ होता है, बट ये नृजातीयता के अंतर्गत नहीं आता है। और नए सांस्कृतिक वातावरण को के अनुकूल होना, तो ये भी अलग चीज है। बट आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी संस्कृति के हैं और दूसरे संस्कृति के लोगों के बारे में आप जब जानना चाहते हैं या उनके बारे में कोई नॉलेज को एक्वायर करना चाहते हैं, वही है नृजातीयता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका जवाब दीजिए। सांस्कृतिक आघात क्या है, इसके बारे में बताइए। सांस्कृतिक आघात क्या है। एक अलग संस्कृति का सामना करते समय अनुभव की जाने वाली असुविधा या फिर एक नई भाषा सीखने का उत्साह, सांस्कृतिक विविधता का आनंद या अंतर सांस्कृतिक संचार में निपुणता। तो इसका सही उत्तर होगा एक अलग संस्कृति का जो है ना सामना करते समय अनुभव की जाने वाली असुविधा ही सांस्कृतिक आघात। आघात का मतलब यह है कि उसमें कमी, यानी मान लीजिए आप कोई मुस्लिम धर्म के बच्चे हैं और हमारे पास तो सब कोई पढ़ते हैं और हमारा कोई धर्म नहीं है, सीधी बात। तो आपको ऐसे समझाते हैं कि आप किसी भी धर्म या किसी संस्कृति के हैं, आप जब हमसे इंटरेक्ट करें या किसी और से इंटरेक्ट करिएगा, तो अगर वो दूसरे संस्कृति का व्यक्ति है और उससे बातचीत करने में आपको कोई घबराहट हो, आप एकदम देखिए असुविधा का महसूस करें, यानी आपको अच्छा नहीं लगे, तो इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक आघात या सांस्कृतिक कमी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रभावी व्यावसायिक संचार की एक प्रमुख विशेषता क्या है, यानी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। अस्पष्टता बिल्कुल नहीं, ये तो स्पष्टता होनी चाहिए ना, कोई भी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव होगा उसमें आप स्पष्टता हो। उसके बाद ये क्या हो, संक्षिप्त हो, ये सब चीजें होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पार्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। स्पष्टता, ये बात सही है, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद कि जटिलता नहीं होगा, अनौपचारिकता भी नहीं होगा। ठीक है, तो स्पष्टता ही इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका सही जवाब दीजिएगा। अगला है व्यावसायिक संचार में डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। एक होता है एनकोडिंग, दूसरा होता है डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है जब कोई मैसेज भेजता है तो वो जो भेजता है ना उसी को एनकोडर बोलते हैं, वही मैसेज को एनकोड करके भेजता है।
और डिकोडिंग का मतलब होता है जब कोई मैसेज किसी के पास पहुंचा और वो जो मैसेज को वो एक्सेप्ट करा या रिसीव किया ना, उसी को बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, तो डिकोडिंग का मतलब क्या होता है बताइए? संदेश भेजना, इसको एनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, प्रेषक के संदेश की व्याख्या करना, क्या ये डिकोडिंग होता है या और कुछ होता है? तो ये बताइएगा। संचार में शोर पैदा करना, ये तो होगा बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो नहीं होगा। संदेश को एनकोड करना, ये भी नहीं होगा। ये भी हो गया संदेश को भेजना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि होगा क्या? बी नंबर। प्रेषक के संदेश की व्याख्या करना डिकोडिंग कहलाता है। डिकोडिंग का मतलब वो होता है जब कोई सेंडर कोई भी मैसेज को भेजा और रिसीवर उसको एक्सेप्ट करा, उसको समझा, उसको समझने का प्रयास किया, उसी को बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक व्यावसायिक संचार का उदाहरण है? यानी इनमें से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है या उदाहरण है, इसको बताइए। तो देखिए, ईमेल ये लिखा हुआ होता है, इसीलिए ये लिखित संचार का उदाहरण होगा, यानी ये तो होगा नहीं। रिपोर्ट जो है यह भी नहीं होगा, मेमो भी नहीं होगा, यानी कौन होगा? शारीरिक भाषा जो है अशाब्दिक संचार का उदाहरण है या अशाब्दिक व्यावसायिक संचार का उदाहरण है। ये ध्यान में रखिएगा एकदम दोनों को। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी अंतर सांस्कृतिक संचार को बेहतर बनाने की रणनीति है? यानी अंतर यानी क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन अगर किसी के बीच हो तो उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है या कैसे आप बना सकते हैं, इसके बारे में बताइएगा। अन्य संस्कृतियों और उनकी संचार शैलियों के बारे में सीखना, तो बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी अंतर सांस्कृतिक यानी दूसरे संस्कृति के बारे में चीजों को जानना है और उससे बातचीत करने की व्यवस्था को बढ़िया बनानी है तो उनके बारे में आपको जानना होगा, उसकी भाषा को समझना होगा। तो ये तो सही बात है। सांस्कृतिक मतभेदों को अनदेखा करना ये नहीं होगा। उसका दूसरों के समझने के लिए रूढ़िवादिता का उपयोग करना, यानी कि ये भी नहीं होगा। रूढ़िवादिता देखिए एक निगेटिव वर्ड है, यानी रूढ़िवादिता का प्रयोग कभी नहीं करिए। अगर रूढ़िवादिता का प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। रूढ़िवादिता का मतलब होता है ना, किसी चीज में केवल और केवल कमी को ढूंढना, किसी के खामी को ढूंढना ही रूढ़िवादिता है एक तरह से। ठीक है, अपने स्वयं के सांस्कृतिक मानदंड पर जोर देना, यह भी एक रूढ़िवादिता का ही उदाहरण है कि आप खुद के संस्कृति को बड़ा एकदम बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं कि हिंदू संस्कृति बहुत अच्छा है, मुस्लिम संस्कृति बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे की संस्कृति का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी रूढ़िवादिता है। ठीक है, तो सही उत्तर इसके हिसाब से क्या होगा कि अंतर सांस्कृतिक संचार को बेहतर कैसे बनाएंगे आप? तो अन्य संस्कृतियों और उनके संचार कौशल के बारे में सीख कर ही आप जो अंतर सांस्कृतिक संचार को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सक्रिय श्रवण में शामिल है, यानी कि जो है एक्टिव लिसनिंग में क्या शामिल होता है? तो देखिए, वक्ता को बीच में रोकना बिल्कुल नहीं। आप किसी की बातों को सुन रहे हैं और उसको बिना समझे आप रोकने का प्रयास करिएगा तो ये तो अच्छी बात है नहीं, तो ये सक्रिय श्रवण का पार्ट तो है नहीं। उसके बाद वक्ता के बोलते समय प्रतिक्रिया के बारे में सोचना, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तीसरा जो है इसका अशाब्दिक संकेतों को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं। अशाब्दिक संकेत का मतलब है ना जिसमें हाथ पैर हिला रहा है, कोई इशारा कर रहा है, तो वो सब अशाब्दिक संकेत है ना, तो इसका अनदेखा आप नहीं कर सकते। कोई भी संचार में अशाब्दिक जो संकेत है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको आप अनदेखा नहीं करिए और ना ही कर सकते। ठीक है, उसके बाद वक्ता को पूरा ध्यान से सुनना और प्रतिक्रिया देना ही सक्रिय संचार का एक उदाहरण है, यह इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो ये सही उत्तर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। अगला है कि प्रभावी संचार में संदर्भ की क्या भूमिका होती है, यानी कॉन्टेक्स्ट का क्या भूमिका होता है कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कोई भी कॉन्टेक्स्ट है तो उसकी क्या रोल है उसको बताना है। तो देखिए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं होगा। इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। उसके बाद देखिए, यह संदेश को जटिल बनाता नहीं भाई, ये भी गलत है। यह शोर पैदा करता है, यानी ये बैरियर्स का काम करता नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? यह संदेश के अर्थ तथा व्याख्या को निर्धारित करता है, यानी कि कोई भी आप संचार कर रहे हैं उसमें अगर संदर्भ है, संदर्भ का मतलब होता है ना कि उसमें यह बताना कि आप किस चीज पर बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके बारे में आप बातें करेंगे, तो वो होता है संदर्भ। तो संदर्भ का इंपॉर्टेंट ये है कि ये संदेश के अर्थ और व्याख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। किसी संदेश पर प्राप्त प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी ये 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी भी संदेश पर जो आपको प्रतिक्रिया मिलती है उसको क्या बोलिएगा आप? एनकोडिंग बोलिएगा, फीडबैक बोलिएगा, चैनल बोलिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं किसी भी जो भी आप संदेश भेजिए
तो उसमें जो प्रतिक्रिया आपको दी जाती है उसको फीडबैक बोलते हैं। यानी कि आपको फिर से याद रखना है कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको याद रखिए। पहला होता है सेंडर, जो मैसेज को भेजने वाला है, ये तो इसके पार्ट होते ही हैं। उसके बाद दूसरा क्या होता है, मैसेज होता है, मैसेज होता है। उसके बाद क्या होता है, मैसेज के बाद होता है क्या, चैनल होता है, तो चैनल को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद क्या होता है, रिसीवर होता है, रिसीवर होता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, फीडबैक होता है, जिसको प्रतिपुष्टि बोलते हैं, यही प्रतिक्रिया है, रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रतिक्रिया को ही फीडबैक, रिस्पॉन्स, प्रतिपुष्टि सब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोषपूर्ण जो है अनुवाद संबंधित होता है, यानी दोषपूर्ण अनुवाद, कोई भी आप देखिए किसी का, किसी भी चीज का आप अगर मान लीजिए कि अनुवाद करते हैं या फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो अगर वो दोषपूर्ण है तो उसका मतलब क्या है, ये अर्थ संबंधी बाधाएं हैं या फिर कैसी बाधा है, यानी कि ये कैसे बैरियर्स का पार्ट होगा, तो शारीरिक बाधा है या भावनात्मक बाधा या इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर होगा अर्थ संबंधित बाधा, यानी दोषपूर्ण अनुवाद जो है अर्थ संबंधित बाधा है, ठीक है। उसके बाद देखिए शारीरिक भाषा संबंधित है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज किससे संबंधित होता है, नमस्ते प्रभाव से, प्रेरणा से, व्यक्तिगत बाधा से या इनमें से कोई नहीं, तो जो है बॉडी लैंग्वेज ये होता है व्यक्तिगत बाधा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलिए, एकदम अच्छे से समझिए सवाल को, ठीक है। श्रवण कौशल के अंतर्गत सम्मिलित है, यानी श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल के अंतर्गत क्या क्या आता है या इसके अंदर कौन सी चीजें आती है उनको ध्यान में रखना है। सुनना आता है, बिल्कुल। समझना आता है कि नहीं ये बताइए, या फिर बताइए कि मूल्यांकन करना आता है कि नहीं। तो देखिए सुनना, समझना और मूल्यांकन करना ये सभी श्रवण कौशल का पार्ट होता है, यानी लिसनिंग स्किल्स का पार्ट होता है। इसीलिए इसको याद रखिएगा कि जो लिसनिंग स्किल्स हैं उसके पार्ट क्या है, सुनना, समझना, बोलना या फिर मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है श्रवण कौशल का चरण नहीं है, यानी इनमें से कौन श्रवण कौशल का जो स्टेप नहीं है ये बताइए। प्राप्ति, प्रेषक या स्मरण या प्रतिपुष्टि, ये किसका पार्ट नहीं है ये बताएंगे आप, ठीक है। इसमें ध्यान में रखिएगा कि आप एक ध्यान में रखेंगे कि प्रेषक जो होता है ना, ये जो होता है श्रवण कौशल का चरण नहीं होता है, यानी सेंडर, प्रेषक को क्या बोलते हैं, सेंडर, सेंडर जो होता है वो श्रवण कौशल का नहीं होता पार्ट, ठीक है। यानी मान लीजिए आपको हम कुछ बोल रहे हैं और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, रिसीवर हुए ना। हम जो बोल रहे हैं हम थोड़ी सुन रहे हैं, आप ना सुन रहे हैं हमारी बातों को, तो सेंडर नहीं, आप रिसीवर हैं, ये भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। प्राप्ति यानी कि आप हमारी बातों को जो प्राप्त करिएगा, आप भी हमारे पार्ट, मतलब हमारी बातों को सुनने वाले हो गए, रिसीवर हो गए, बातों को प्राप्त करने वाले हो गए। स्मरण यानी कि चीजों को समझने वाले हो गए, और प्रतिपुष्टि देने वाले, यानी कि आप हमारी बातों को समझ के फीडबैक दीजिएगा, तो ये भी एक श्रवण कौशल का पार्ट होता है। बट इसमें पार्ट नहीं होता वो प्रेषक, यानी कि जो भेजने वाला है, सेंडर नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से सबसे सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण का प्रकार क्या है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है श्रवण का प्रकार सबसे उपयुक्त है, ये बताइए आप। तो सक्रिय श्रवण या फिर सशक्त श्रवण, चयनात्मक श्रवण या उपेक्षापरक श्रवण, इनमें से कौन जो है सर्वाधिक उपयुक्त श्रवण का प्रकार है ये ढूंढना है आपको। तो वो होगा सक्रिय श्रवण, यानी एक्टिव रूप से किसी की बातों को सुनना सक्रिय श्रवण कहलाता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो ये हो गया सक्रिय श्रवण। अगर आप हमारी बातों को सुने ही नहीं, तो ये हो गया क्या, एक्टिव श्रवण होगा, नहीं होगा ना। तो कोई भी चीज में एक्टिव श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसको ध्यान में भी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रभावशाली श्रवण का लाभ क्या है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इफेक्टिव रूप से किसी की बातों को सुनेगा तो उससे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। संबंधों में सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। उत्पादकता में वृद्धि होगी, ये भी बात सही है। व्यक्तित्व का विकास होगा, यह भी सही है। यानी उपरोक्त में से सही इसका सब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए इफेक्टिव रूप से किसी की बातों को अगर आप सुनते हैं तो इससे आपके संबंध अच्छे होंगे, जिसकी बात को आप सुन रहे हैं उससे क्या होगा, फिर उत्पादकता यानी जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी। उसके बाद व्यक्तिगत विकास, आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, तो ये भी इसमें कंप्लीटली आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका जवाब दीजिए। प्रभावी श्रवण के लिए आवश्यक है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए या लिसनिंग के लिए क्या जरूरी है, अरुचि या अरचनात्मकता या प्रश्नानुकूलता या अप्रतिपुष्टि। तो देखिए प्रश्नानुकूलता जो है ना, प्रश्नानुकूलता ये बहुत जरूरी होता है इफेक्टिव श्रवण के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि आपने
कोई भी चीज सुन रहे हैं आप, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं, उसमें आपको कुछ लगा डाउट है तो आप उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछिएगा, उसका जवाब जानने का प्रयास कीजिएगा। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है, ये जरूरत की चीजें होती है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस से सुनने की क्रिया को आलोचनात्मक सुनना भी कहा जाता है। यानी निम्न में से किसे सुनने की क्रिया को आलोचनात्मक श्रवण या सुनना कहते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक उदाहरण दे दिया गया है, किसको आप बोलिएगा आलोचनात्मक श्रवण। पहले ये समझिए आलोचनात्मक श्रवण क्या है। क्रिटिकल इसको बोलते हैं लिसनिंग। इसका मतलब होता है कि आप जो सुनना चाहते हैं ना, उन्हीं बातों पर आप फोकस करते हैं, यानी कि आप किसी भी चीज का मूल्यांकन करना चाहते हैं। यानी मान लीजिए हम आपको समझाएं, ऐसे नहीं समझ पाइएगा, हम समझाते हैं। मान लीजिए आप 4-5 बच्चे हैं और चारों पांचों बच्चे में कोई ने गलती किया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ना कि किसने गलती किया। तो सब तो बोलेगा हम नहीं किए, हम नहीं किए, सब तो अपना अपना रखेगा पक्ष। लेकिन उसी में से किसी की गलती हमको समझ में आ जाएगी कि ये बच्चा गलत किया है, तो उसके बाद यही जो आपकी बातों को सुनकर हमने एक निष्कर्ष निकाला, इसी को बोलते हैं मूल्यांकनात्मक, ठीक है, इवेल्युएशनरी, ठीक है। तो इसी के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, आलोचनात्मक श्रवण। यानी जिसमें आप मूल्यांकन किसी का करते हैं, किसी का मापन करते हैं कि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, उसी को बोलते हैं आलोचनात्मक श्रवण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मूल्यांकनात्मक श्रवण, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका जवाब दीजिए। चयनात्मक श्रवण में केवल सुनना शामिल होता है। कौन सा सुनना है, कैसे, चयनात्मक। जैसे कि मान लीजिए 5 बच्चा है, उसमें एक व्यक्ति को हमको चुनना है, तो वो कैसा व्यक्ति को चुनेंगे, जो बहुत मतलब अच्छे से सुनता होगा या हमारी बातों को समझता होगा, उसी को चुनेंगे। जो एक्टिव होगा उसी को। अब देखिए जो एक्टिव ही नहीं है उसको हम थोड़ी सुनेंगे या चुनेंगे। तो चुनने वाले श्रवण में, यानी चयनात्मक श्रवण उसे बोलते हैं ना जिसमें आप अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, मुख्य मुख्य बातों को सुनना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं चयनात्मक श्रवण, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु, नहीं माफ कीजिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ है, महत्वपूर्ण बिंदु इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, चयनात्मक श्रवण के अंतर्गत कौन आता है, उसमें हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में सुनते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो बिंदु है, उसी के बारे में हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, नेटिकेट मुख्य रूप से किससे संबंधित है, यानी यहाँ पे लिखिएगा किससे संबंधित है। इंटरनेट की गति से नहीं, इंटरनेट का स्पीड नेटिकेट से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग कौशल से, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका स्किल है, इससे नेटिकेट को क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। कोडिंग कौशल से नहीं। तो इंटरनेट, ये नेटिकेट जो है इंटरनेट आचरण और शिष्टाचार से संबंधित होता है। ये ध्यान रखिएगा कि नेटिकेट किससे संबंधित है, इंटरनेट आचरण और शिष्टाचार, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, आपको पढ़ाए थे नेटी और केट। नेटी का मतलब होता है इंटरनेट और केट का मतलब क्या होता है, आचरण या शिष्टाचार। यानी नेटिकेट आपको पढ़ाए थे ना, उसमें बहुत डिटेल पढ़ाए हैं, आप देखिए वीडियो को जाके, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका सही उत्तर देंगे आप। क्या है, क्या ऑनलाइन चर्चा में अपने स्रोतों का हवाला देना अच्छा नेटिकेट माना जाता है। यानी जब आप ऑनलाइन किसी से बातचीत करते हैं तो क्या आप अपना परिचय देना चाहेंगे या नहीं देना चाहिए। तो नेटिकेट जब आपको पढ़ा रहे थे तो वहां बताए थे किसी से बातचीत कीजिए ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से, तो आपको अपना परिचय देना चाहिए। यही इंटरनेट जो शिष्टाचार कहलाता है, इसी को नेटिकेट कहते हैं। इसमें आपको बातचीत करते हुए अपनी सारी बातों को रखना चाहिए, अपना परिचय देना चाहिए, कहां से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को डिस्कस कर देना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आपसे बातचीत करे उसको सहज महसूस हो, वो आपसे बात करने में कंफर्टेबल महसूस करे, ठीक है। तो इसीलिए तो ये अच्छा नेटिकेट का उदाहरण है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, पारंपरिक पुस्तकों की तुलना में ऑडियो पुस्तक का क्या लाभ है। यानी कि ऑडियो बुक जो लिसनिंग आप पढ़े थे उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो बताइए। यानी कि पारंपरिक सुनने की तुलना में, यानी पारंपरिक जो पुस्तक है, यानी ट्रेडिशनल जो किताब है, इससे बढ़िया आप ऑडियो बुक जब सुनते हैं तो इससे क्या लाभ होता है। तो देखिए, वे हमेशा मुफ्त होता है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए, वे सुनने की कौशल को सुधार करता है। यानी आप अगर ऑडियो बुक सुनते हैं तो इससे आपके सुनने का कौशल सुधरता है, ये बात तो आपको पढ़ाए भी थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वे सुनने के कौशल को सुधार करता है, या फिर वे हस्तलेखन को सिखाता है, या उन्हें तेजी से पढ़ा जा सकता है। तो सही उत्तर इसका ये होगा बी ऑप्शन, ठीक है। वे सुनने के कौशल को सुधारता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस यही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जवाब दीजिए। यदि आप ऑडियो बुक सुनते समय कुछ सामग्री भूल जाते हैं तो आपके क्या
आपको क्या करना चाहिए। यानी आप अगर कोई भी ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो कोई भी चीज को आप सुनते सुनते भूल गए, यानी होता है ना, बच्चे हम मुझसे बोलते हैं कि सर पढ़ तो बहुत कुछ लिए लेकिन भुला गए सब कुछ। तो आपको करना क्या चाहिए, आप वीडियो चलाइए, फिर से पढ़िए, फिर से बातों को स्पीड करके ही भला लेकिन सुन लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम शुरू से आपको बताते हैं कि देखिए एक बार वीडियो पढ़िएगा तो हो सकता है चीजें थोड़ी बहुत भूल भी जाइए, लेकिन दूसरी बार अगर कर लीजिएगा तो माइंड आपका इतना तेज जरूर है कि आप चीजों को याद कर लीजिएगा, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यही देखिए, इसे अनदेखा करें। अगर कोई चीज ऑडियो बुक में सुने और उसको भूल गए तो क्या कीजिएगा, उसको अनदेखा करिएगा नहीं। उसके बाद देखिए पूरी किताब को फिर से सुनिएगा नहीं। उसके बाद देखिए छूटे हुए हिस्से को फिर से सुनेंगे या फिर किताब का सारांश पढ़ेंगे। तो सही उत्तर होगा छूटा हुआ जो चीज जिसको आप भूल गए उसी को फिर से सुनिए और फिर से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। यानी कि ऑडियो बुक सुनने में अगर कोई भी चीज को आप भूल जाते हैं तो इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि छूटे हुए चीज को फिर से रिवीजन कीजिए, उसको सुन लीजिए। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जवाब आपको देना है। क्या है सवाल, नोट लेना चाहिए कैसे, कक्षा के दौरान या पाठ्य पुस्तक असाइनमेंट पढ़ते समय या परीक्षा की तैयारी करते समय या सभी या इनमें से सभी, आपको क्या उत्तर चुनना है बताइए। तो देखिए कक्षा के दौरान भी नोट किसी से ले लीजिए। नोट लेना का मतलब जो आपको हम नोट्स भेजते हैं वही है जो कि आपको पढ़ाए भी थे। उसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक असाइनमेंट जब आप पढ़ते हैं उस समय लेना चाहिए या फिर परीक्षा की तैयारी के समय लेना चाहिए, सब जगह लेना चाहिए, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, प्रभावी नोट लेने से पहला कदम क्या है, यानी कि प्रभावी नोट जो है उसको लेने का सबसे पहला कदम क्या है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो कही गई हर बात को लिखना चाहिए। यानी प्रभावी नोट क्या होता है, यानी इफेक्टिव जो नोट्स होता है ना वो क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो कहा गया बात है उस सब बात को सुनना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए ये बताइए आप। दूसरा है कि रूपरेखा बनाना चाहिए या फिर देखिए तैयारी करना चाहिए या चौथा क्या करना चाहिए ये बताइए। तो आप 1 मिनट रुकिएगा, या फिर पाठ्य पुस्तक को याद करना चाहिए। तो देखिए प्रभावी नोट लेना का मतलब होता है ना कि आप इफेक्टिव रूप से किसी से नोट्स लेना चाहते हैं तो कही गई हर बात को नहीं लिखना चाहिए आपको, बल्कि इफेक्टिव में ये होता है कि तैयारी सबसे पहली बात करनी चाहिए। ठीक है, देखिए नोट्स का मतलब होता है ना हर चीज आपको नहीं मिलेगा उसमें। उसमें क्या होता है ना कि मेन चीज आपको दिया जाएगा। आप बोलिएगा नोट्स भी किताब के फॉर्म में आपको कोई दे तो वो तो गलत हो गया, वो तो किताब ही आपको दे रहा है। नोट्स का मतलब होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अगर आपको मिल जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। व्याख्यान में नोट्स लेने के तुरंत बाद आपको क्या करना चाहिए, उन्हें ऑनलाइन साझा करना चाहिए या उनकी समीक्षा करना और उन्हें संशोधित करना चाहिए या उन्हें संग्रहित करना और उन्हें भूल जाना चाहिए या उन्हें फेंक देना चाहिए। तो सही उत्तर होगा क्या, उनकी समीक्षा और उन्हें संशोधित करना चाहिए। ठीक है, यानी व्याख्यान के समय अगर कोई नोट्स लेते हैं तो उनकी समीक्षा कीजिए, फिर उसका संशोधन कीजिए और फिर उसको पढ़िए या उसको याद कीजिए। ठीक है, यानी किसी का नोट्स लेकर ऐसा थोड़ी कि आप बैठे हैं उसका नोट्स ले लिए तो बस हो गए, निश्चिंत हो गए, नहीं, उसमें भी आप देखिए कोई गलती तो नहीं है, कोई सही तो नहीं है। जो चीजें आपको गलत लगे उसको हटाइए और सही चीजों को देखिए और उसको याद कीजिए। ठीक है, अगला सवाल, नोट लेते समय आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आप जब नोट्स किसी से लेते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, बुलेट बिंदु का उपयोग करना चाहिए या फिर पूरे वाक्य में लिखें या फिर शॉर्ट हैंड का उपयोग करें या हर एक शब्द लिखें। तो सही उत्तर होगा नोट जब भी आप लें तो उसमें हर एक चीज मेन पॉइंट को लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, उसका सही उत्तर देना है आपको। वो क्या है, सफल मौखिक प्रस्तुति में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। यानी कि आप देखिए कोई भी चीज को मौखिक रूप से आप प्रस्तुत करते हैं उसमें महत्वपूर्ण कारक क्या होता है, यानी किसी भी चीज को आप बोलकर प्रस्तुत करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, प्रस्तुति की लंबाई, दर्शकों के साथ स्पष्ट जुड़ाव या जटिल भाषा का उपयोग या जानकारी की मात्रा। ये तो गलत हो गया। यानी देखिए जटिल जो चीज है ना वो कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट होता ही नहीं है, इसको तो एकदम क्लियर काट दीजिएगा। तो सही उत्तर होगा दर्शकों के साथ आप स्पष्ट और जुड़ाव रखिए। ठीक है, यानी दर्शकों से आप जुड़ जाइए। तो ऐसे में अगर मौखिक रूप से कोई भी बात करते हैं तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला सवाल, दर्शकों की रुचि बनाए रखने के लिए पीपीटी तैयारी में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है। यानी पीपीटी जो अभी आप देख रहे हैं जिससे आप पढ़ रहे हैं इसी को बोलते हैं पीपीटी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम पीपीटी बनाते हैं तो इसमें हमको क्या चीज को ध्यान में रखकर बनाना होता है बताएं। तो आपको बता दें, दृश्य सहायता और ग्राफिक्स, यानी कि आपको कुछ डायग्राम बताते हैं
या फिर चीजों को बताते हैं, और दृश्य मतलब जो चीज आप देखते हैं वो चीज को हम ध्यान में रखते हैं। तो यानी ये चीजों को ध्यान में रखकर पीपीटी तैयार किया जाता है। अब देखिए कोई भी बिजनेस है तो उसमें भी पीपीटी बनता है। उसमें क्यों बनता है? तो उसमें जो वर्कर है उसको ये बताया जाता है कैसे कैसे आप करिएगा। कोई मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग का पहले ग्राफ बनाता है कि कैसे बिल्डिंग बनाना है, क्या मंजिला बिल्डिंग होगा, कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो वो चीजें बताने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, पीपीटी को तैयार किया जाता है और उन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उसको देखिए और जवाब दीजिए। सफल सफल समूह चर्चा प्रतिभागी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसको बताइए। बातचीत पर हावी होना, या फिर सक्रिय सुनना, या फिर रचनात्मक इनपुट, उसके बाद दूसरों के को बार बार बाधित करना, या चुप रहना। यानी सफल समूह चर्चा जो है ना, प्रतिभागी की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? यानी कि मान लीजिए कोई भी समूह चर्चा है, उसमें आप सफल रूप से, यानी कि आपको अगर उसमें सफल होना है तो उसमें कौन चीजों को अप्लाई करना होगा, कौन चीजों को यूज करना होगा? तो सक्रिय रूप से सुनिए, सुनना यहाँ है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए नेट में क्या होता है ना, जब हम लोग बनाते हैं ना तो वहां पे कोई चीजों को ये देखिए कुछ अलग ही ले लेता है कभी कभी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिए, सुनना यहाँ था। ठीक है, तो सक्रिय सुनना और रचनात्मक इनपुट देना ही सक्रिय यानी सफल चर्चा। यानी कोई भी समूह की ग्रुप का बातचीत हो रहा है वो, तो वहां पे हर कोई अगर बातचीत में हिस्सा नहीं ले, अपना बात नहीं रखे, तो वो जो बातचीत होगा वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें हर चीज का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। ठीक, अगला है प्रभावी टेलीफोन संचार के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण होता है? यानी कि टेलीफोन पर जो बातचीत करते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बताइए तो? धीरे से बोलना, या फिर कॉल करने वाले को बीच में रोकना, या स्पष्ट और सक्रिय सुनना, या तकनीकी शब्द जाल का उपयोग करना। तो देखिए ये तो होगा नहीं, शब्द जाल तो कभी नहीं होगा। उसके बाद देखिए कॉल करते समय उसको बीच में रोकना ये भी नहीं होगा, और धीरे से बोलना भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा स्पष्ट और सक्रिय रूप से किसी की बातों को सुनना ही इसमें पार्ट लेता है। प्रभावी टेलीफोन संचार है। ठीक है, इसका उदाहरण है। ठीक है, अगला चीज ध्यान में रखिए। अगला है निम्न में से कौन प्रभावी अनुनय की कुंजी है? यानी प्रभावी रूप से कोई भी चीज आप करते हैं उसके लिए कौन सा जरूरी है? तो आक्रामकता बिल्कुल नहीं। आक्रामकता का मतलब होता है ना झगड़ा लड़ाई एकदम। अगर आप किसी से प्यार से बात कर रहे हैं और वो एकदम आपसे तंग के बात करें तो ये आक्रामकता है, तो जो कि जरूरी नहीं होता। कभी भी संचार में इसकी जरूरत नहीं है। आप जितने शालीन हैं उतना ही संचार अच्छा होता है। ठीक है, दूसरा विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करना ये बहुत जरूरी होता है। किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी के ऊपर आप विश्वास करें और उसकी विश्वसनीयता का सम्मान करें। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल आज के लिए, और इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किसी को मनाने का प्रभावी तरीका क्या है? यानी किसी को आपको अगर इंप्रेस करना है या उसको मनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए उन्हें जानकारी से अभिभूत करना चाहिए, या उनकी चिंताओं और हितों को संबोधित करना चाहिए, उनकी आपत्तियों को अनदेखा करना चाहिए, या फिर केवल भावनात्मक अपील का उपयोग करना चाहिए? सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है उनकी चिंताओं और हितों को संबोधित करना चाहिए। ठीक है, तभी ये कोई भी जो संचार है वो प्रभावी या प्रभावपूर्ण हो पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये बताइएगा। आज के वीडियो में हमने कोशिश किया कि जो है ऑब्जेक्टिव इसके करा दें, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव करा दीजिए जल्दी से, ताकि जो भी सवाल अगर आते हैं इस तरह से तो आपको एक अनुमान लग जाए कि कैसे सवाल बनेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसके बारे में इस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 क्लास ले चुके हैं। उसको देख लीजिए, उससे संबंधित चीजों को पढ़ लीजिए और इसको भी पढ़ लीजिए, ताकि आपसे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकें और इसका जवाब दे सकें। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा आप कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।